हेलो नीट एस्पिरेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 6 मंथ के अंदर। यहाँ पर फॉर ड्रॉपर्स ओनली इसलिए ले रखा है बिकॉज 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। आप 6 मंथ में तभी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जब आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हों और आप आसानी से लेक्चर लेके समझ पा रहे हों, आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हों। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके फ्लॉज हों, उन्हें आपको देखना हो, आगे बढ़ना हो, तो 6 मंथ में पॉसिबल होता है करना। तो इसलिए यहाँ पर फॉर ड्रॉपर्स ओनली लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में आप प्रॉब्लम भी देखेंगे, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट्स की, क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम उसे ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और उसका पर्टिकुलर प्लानर भी है, किस तरीके से प्लानर जो है ना वो हम प्लानर बनाएंगे। तो सब कुछ देखने वाले हैं, मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो लेट्स मूव करते हैं आगे। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो इससे समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है अगर आप समझाओगे। पहला स्टूडेंट वो है जिसे किसी भी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में स्टूडेंट वो आता है जिसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है या कोई एक ज़्यादा वीक है, या फिर तीसरा स्टूडेंट वो है जिसको तीनों लेक्चर मतलब तीनों सब्जेक्ट में ही लेक्चर की नीड है। तो 1 बाय 1 तीनों कैटेगरी स्टूडेंट में प्रॉब्लम समझते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मूव करते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 जो है उसकी प्रॉब्लम क्या क्या है। स्टूडेंट नंबर 1 की मैंने बात करी, मतलब जिसको लेक्चर की कोई भी नीड नहीं, उसे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि उसके जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर है। अगर उसके बेसिक्स क्लियर हैं और उसके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हुए। प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अभी भी चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, तो प्रॉब्लम या फिर होगी टाइम मैनेजमेंट, या होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए, या पेपर सॉल्विंग करने में आपको प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है पहले क्या करना है, किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप निकालोगे ना तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब निकालना कैसे सॉल्यूशन वो देखते हैं आपको एग्जैक्टली। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे लॉट ऑफ क्वेश्चन विद टाइमर लगा के करने पड़ेंगे, बिकॉज जब आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहीं से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने मान लो टाइमर लगाया, कि आपने लगाया 10 मिनट का टाइमर लगाया, उसमें आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, और आप 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 10 मिनट में पूरा पेपर आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो 10 मिनट का टाइमर लगाया था लेकिन आप क्वेश्चन तो 20 मिनट्स में कर पाए, इसका मतलब आपने हर क्वेश्चन में 2 मिनट या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। मतलब आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और यहाँ से आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। टाइम लगा के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये तो इंप्रूवमेंट यहाँ से होगा। और जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो उससे ये दोनों चीज़ें इंप्रूवमेंट होती हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर टाइमिंग प्रॉपर जब 3 आवर 20 मिनट का आप जब टाइमर लगाओगे और उसमें पूरा मतलब एकदम एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बनाने पे मॉक टेस्ट देने, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वहाँ से होता है। बैलेंसिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब देंगे तो उससे स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होती हैं। एक्यूरेसी स्पीड रिवीजन से भी स्पीड होती है। जब आपको रिवीजन क्लियर होता है ना, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा तभी आपके क्वेश्चन भी अच्छे सॉल्व होते हैं। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका रिवीजन ही अच्छा नहीं है तो स्पीड और एक्यूरेसी, फिर स्पीड तो आप यहाँ से करोगे ना टाइम लगा के, यहाँ से इंप्रूवमेंट होगी। और रिवीजन जब बहुत बार होता है ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो क्वेश्चन एकदम सेकंड्स में सॉल्व होता है। आपको पता है हाँ इसका तो ये है, इसका ये, इस क्वेश्चन ये है। तो ये सारी 4 चीज़ें फॉलो करने लगोगे ना तो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम ईजिली तरीके से मतलब एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। तो क्वेश्चन करना टाइमर के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन होगी इन दोनों चीज़ों से, रिवीजन करना, इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो इनका इजी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत सारे मॉक भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन करो और बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, 1 वीक में 1 मॉक टेस्ट दे दो, और आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अब सेकंड स्टूडेंट मूव करेंगे, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपका स्टूडेंट नंबर 1 की तो प्रॉब्लम क्लियर है, ये सब चीज़ें फॉलो करेगा 100% इंप्रूवमेंट होगा। स्टूडेंट नंबर 2 पर आते हैं। अब स्टूडेंट नंबर 2 पे आएंगे, किसी एक सब्जेक्ट ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, एनी वन सब्जेक्ट इज़ वीक। अब उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो देखते हैं, क्योंकि मान लो उसको पता, जब उन्हें एग्ज़ाम दिया, अपना जो भी एग्ज़ाम दिया था 2024 का मान लो हमने एग्ज़ाम दिया है, तो उससे पता चल रहा है कि मेरा मान लो बायो में तो अच्छे मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री भी लगभग था मेरा क्लियर, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिजिक्स में मेरी वजह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, फिजिक्स का रीज़न। तो उसे पता है कि हाँ मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई वीकनेस विद इन द सब्जेक्ट। अब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी वीकनेस देखनी है कि अगर मान लो मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट वीक है तो इसमें मेरी क्या क्या वीकनेस है। मुझे मॉडर्न फिजिक्स, मेरी जो है जो मॉडर्न फिजिक्स है
वो मेरे पास क्लियर नहीं है, या फिर मेरे पास जो बेसिक मैथ्स में क्लियर नहीं है, बिकॉज बेसिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद या फिर आपकी और भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो बेसिक मैथ तो आप, अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, फिजिक्स वीक है आपका, तो आपको सबसे पहले तो अपनी बेसिक मैथ पर टाइम लगाना चाहिए अच्छा खासा। अगर आप 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, आप लगाइए, बिकॉज बेसिक मैथ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड सॉल्व पीवाई। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मान लो आपने पता है आपको आपकी जो 12th वाला पोर्शन है वो आपका वीक है, तो उस पर अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और PYQ लगाओगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। और PYQ आप कैसे लगाना है, आपको पता है कि मेरा ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना वो वीक है, तो आप उस पर क्या करो, जाना है, PYQ लगाना है। और PYQ जो आप लगाओगे ना, उसकी सबसे पहले PYQ लगा लो। आप उल्टा करो, पहले PYQ फिर टॉपिक पे जाना है, बिकॉज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आता होगा। तो जब आप PYQ पहले सॉल्व करोगे तो उससे सॉल्व करने से क्या रहेगा कि आपके पास क्लियर होगा कि ये मेरे पास टॉपिक वीक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई टॉपिक वीक है और आपने जब PYQ लगाए तो आपको पता चला अरे ये टॉपिक मेरे वीक तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी कम आया, मतलब इसको अगर मैं 3-4 टाइम्स भी अगर पढ़ूंगा तो भी काम हो जाए। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको मतलब उसे बहुत बार रिविजन भी करना पड़ेगा, बहुत बार देखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करना है, फिर आपको टॉपिक अपना इंक्रीज करना है, तो आपको रिवर्स चलना है, और रिवर्स चलोगे ना तो आपका बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड मूव करेंगे, टेक मॉक टेस्ट, एनालाइज योर मिस्टेक। अपना मॉक टेस्ट लीजिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, बिकॉज जब आप अपना मॉक टेस्ट लोगे और अपनी उसमें मिस्टेक होगी एग्जैक्टली मेरी क्या मिस्टेक हुई, और यहीं से आप इंप्रूवमेंट करना शुरू करोगे। आप जब अपनी मिस्टेक जान लो कि हाँ मेरी मिस्टेक सबसे ज़्यादा फिजिक्स में सबसे ज़्यादा हो रही हैं, या फिर मेरी सबसे ज़्यादा बायो में बहुत ज़्यादा असली मिस्टेक्स हो रही हैं, ऐसे रीजन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, है ना, स्टेटमेंट वाले सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ से कि आपको बायो की NCERT रीडिंग काफ़ी बार करनी चाहिए अगर आपकी ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, बिकॉज मेन आपकी बायो में तो NCERT है। और आपको फिर क्या है, जो आपको पर्टिकुलर चैप्टर वीक है तो उसमें लेक्चर लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचो कि आप ऊपर ऊपर की रीडिंग करके लेक्चर नहीं लो, तो यहाँ पर लेक्चर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर लो और उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको बार बार रिवीजन करना काफ़ी ईजी जाता है। आपको पता लगेगा कि अगर लेक्चर तो लिए नोट्स नहीं बनाए तो आप रिवीजन कैसे करोगे। तो नोट्स प्रॉपर पेन एंड पेपर पे नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और फिर NCERT रीडिंग तो मस्ट है ही, मतलब ये तो स्टार जितनी भी लगा लो। NCERT रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, इसमें चाहे आप फिजिक्स की भी NCERT रीडिंग मस्ट है, तो केमिस्ट्री की भी और बायो की भी, मतलब इनको तो आपको कम से कम केमिस्ट्री बायो तो मल्टीपल टाइम्स करना, और फिजिक्स की भी अब तो करनी ही पड़ेगी। फिजिक्स में भी काफ़ी मेन डीप क्वेश्चन पूछ जाते हैं अब तो, और असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट तो यहीं से ही सॉल्व होंगे अगर आपने NCERT अच्छे से रीड करी होगी। तो ये अगर स्टूडेंट नंबर 2 जो है ना वो ये सारी चीज़ें, ये जो है ना ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेता है ना, 100% आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं स्टूडेंट नंबर 3 पे। स्टूडेंट नंबर जो 3 है इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है, देखो स्टूडेंट नंबर 3 वो है जिसको तीनों ही सब्जेक्ट में लेक्चर की जरूरत है, मतलब उसे लगता है कि तीनों सब्जेक्ट में लेक्चर लेने है। सो ये क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वो पढ़ तो चुका है पहले भी काफ़ी, मान लो 2 या 3 ड्रॉप ले चुका है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये टॉपिक जल्दी भूल जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये बहुत जल्दी भूल गए, भाई सब कुछ मेहनत से पढ़ा, लेकिन सब कुछ पढ़ा लेकिन फिर पूरा भूल गए। और एग्जैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि दे डू नॉट इवन नो विच सब्जेक्ट देर स्ट्रॉन्ग है, इन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मेन तो आपको इस पर ही काम करना पड़ेगा ना, कि आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, या फिर बायो स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली है क्या, वो सबसे पहले आपको देखना है। हर एग्जाम में इनकी फ्लक्चुएट मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसा होता है कभी आपके बायो में मान लो सबसे पहले अगर हम देखें, मान लो कभी आपके बायो में मार्क्स तो 300 आ रहे हैं, तो कभी 330 आ गए, फिर दूसरा मॉक्स दिया तो उसमें तो 295 आ गए, या दूसरे मॉक्स में सिर्फ 200 ही आता है। अगर इतने ही मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे ना तो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं वो सब्जेक्ट। अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो बायो, अगर आप बोल रहे हो कि आपका बायो स्ट्रॉन्ग है, तो आपके फिर 300 से 360 के बीच में ही मार्क्स रहने चाहिए, या फिर 330, इतने ही मार्क्स आपके इम्प्रूवमेंट नहीं ना, तो आप इतने ही मार्क्स रहना चाहिए। तो आपके मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि आपको कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है, कभी केमिस्ट्री में बढ़ जाते हैं, कभी केमिस्ट्री में घट जाते हैं, तो आपको फिर वर्क करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, जानना कैसे है कि, और डिवीजन टॉपिक भूलते हैं उसके लिए क्या करना है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन ये है, आपको क्वालिटी लेक्चर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने फोकस जब पहले लेक्चर लिया तो फोकस होकर नहीं लिया था, तो आपको फोकस से एकदम 100% फोकस होकर लेक्चर लेने हैं और प्रॉपर नोट्स ही बनाने हैं 100% फोकस से। तब आप लोगे ना तो आपको एक समझ में आएगा कि क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। और देयर शुड बी अ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट,
और वो भी असर्शन रीजन जिसमें बहुत सारे होना चाहिए, और हाँ स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होना चाहिए तीनों की। और अगर हो सके तो चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज अगर ले लोगे ना तो इससे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर हो जाए कि अच्छा आपने चैप्टर उठाया, एक क्वेश्चन लगाया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरा बायो वीक है या मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो चैप्टर वाइज बहुत सही रहेगा बुक लेने के लिए। आइडेंटिफाई वीक एरियाज बाय मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर, है ना। हर स्टूडेंट के लिए है कि अपने वीक एरियाज तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप मॉक टेस्ट दोगे और प्रैक्टिस पेपर। आप सोचो कि नहीं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर मॉक देंगे, तो वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो मॉक टेस्ट साथ में दो, प्रैक्टिस पेपर साथ करो, बाद में लास्ट में देखना। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जैसे आपने यहाँ जो हम टारगेट बनाया है मुझे 50 क्वेश्चन बायो के सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी और 50 क्वेश्चन फिजिक्स के भी सॉल्व करने हैं। तो आप डेली अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस रेगुलर हो रही है। साथ में अगर आप किसी कोचिंग को करोगे तो डीबीबी भी मिल रही होगी, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। सॉल्व क्वेश्चन विद टाइमर, इट ऑल्सो इंप्रूव स्पीड। वही चीज सेम चीज़ है कि अगर टाइमर आप सॉल्व करोगे ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूवमेंट होते हैं अगर आप टाइमर आप कर सकते हो। और डाउट क्लियरिंग, देखो यहाँ पर स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई भी डाउट आया इनको उन्होंने इग्नोर कर दिया कि चलो फिर देख लेंगे, है ना। इतना इंपॉर्टेंट डाउट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ना इस पर वर्क करो। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डाउट आया है, आप क्लियर करो, किसके थ्रू भी करो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑनलाइन में भी काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ से भी काफ़ी टीचर आपको मिल जाते हैं, वहाँ से देख लो। या फिर आप कोई फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, उससे बात कर सकते हो। आप डाउट क्लियर जरूर करो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ फॉर फास्ट रेगुलर। शॉर्ट नोट्स तो सारे स्टूडेंट को बनाना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब शॉर्ट नोट्स फॉर फास्ट रेगुलर रिविजन में ये हेल्प करेगा कि तो जिन पर टाइम है वो तो सफिशिएंट पूरी अपने नोटबुक से रिविजन कर सकते हैं। लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लिए, लास्ट में रिविजन कर लिया। लेकिन आपके लिए क्या है, आपको तीनों लेक्चर ले रहे, टाइम भी नहीं है इतना। तो जब शॉर्ट नोट स्टार्टिंग में ही बना लोगे ना तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। मतलब आपको मॉर्निंग में उठे, अपने 2 चैप्टर शॉर्ट नोट से रिवाइज होगा, तो रिवीजन जब होगा ना बहुत अच्छे से, जब रिवीजन अच्छे से होगा तो आप भूलोगे भी नहीं। जो ये पहला पॉइंट है फॉरगेट इजली, ये जो प्रॉब्लम है ये पॉइंट यहीं से खत्म होगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो करते हो ना सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो लिखा है कि सिलेबस एक्जैक्टली करना कैसे, ये तो जब चीज़ें फॉलो करोगे। देखो एक पहले स्टूडेंट लेक्चर लेना है, वो अपना प्लान खुद बना सकता है, उसे पता है मेरा सब क्लियर है। तो एक दिन में उसने बायो का चैप्टर उठाया, 2 चैप्टर बायो की रीडिंग करा ली और 1 चैप्टर फिजिक्स का, 1 चैप्टर वो तो आराम से उसका 6 मंथ में छोड़ो 3 मंथ में भी कर लेगा। अगर उसको पूरा अच्छे से क्लियर है, कुछ चीज़ों पे काम करना तो आराम से कर लेगा, है ना। अब स्टूडेंट नंबर 3 की प्रॉब्लम होती है, उसे 3 लेक्चर लेने हैं, उसे तो पूरा प्लानर चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए प्लानर है, और वो प्लानर एक बहुत ही अच्छा प्लानर है। अगर आप फॉलो करोगे ना 100%। देखो जब कोई प्लानर बनाते हो ना, कोई भी प्लान होता है तो आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा। आपको पता होगा अच्छा मेरा ये डेट है एंड मुझे इस पर काम करना है। प्लान के अकॉर्डिंग आप चलते हो ना, स्ट्रेस ही नहीं होता माइंड में। ऐसे अगर आप प्लान नहीं बनाओगे ना, आपको पता ही नहीं होगा सिलेबस का, डेली टेंशन में यार ये चैप्टर नहीं हुआ। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लान जनरली जो मैंने प्लान बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। ये जनरली आप तभी बना सकते हो जब अपने प्रीवियस बैच से अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, मतलब आपने जो पुराना बैच है जिसमें आपने ड्रॉप पर हो तो पुराना बैच होगा, उससे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ईजी हो जाएगा ये प्लान बनाना। आप क्या करो, ये पहले नंबर ऑफ लेक्चर ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट काउंट कर लो। तीनों सब्जेक्ट के मान लो 600 हैं या 400 हैं, कितने भी लेक्चर हैं आपने काउंट करो। सारे लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के नंबर ऑफ लेक्चर काउंट कर लो। उसके बाद आपके पास कितने दिन, मतलब कौन से मंथ के लास्ट तक आप कंप्लीट करना चाहते हो अपना सिलेबस, है ना, वो आप लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने माना फॉर एग्जाम्पल ये रखा है कि हम चाहते हैं कि मेरा 20 अगस्त को मैंने स्टार्ट करना है और स्टार्ट करना है मुझे 28 फेब एंड मुझे मेरा टारगेट डेट क्या है कि मुझे एंड में खत्म करना है, 28 फेब के एंड में कंप्लीट करना ही करना है। तो आपने टोटल डेज काउंट करे 193 थे, लेकिन उसमें संडे निकाल दो, माइनस कर दो संडे, बिकॉज संडे तो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए होना चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए उसमें से +- 5 डेज कर दो। मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार थे या फिर कोई और रीज़न था, +- 5 डेज। तो रिमेनिंग डेज जो बचे वो दिन आए वो 161 आए। अब 161 में से नंबर ऑफ लेक्चर काउंट करो, चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। मान लो फिजिक्स में लेट कर रहा है कि 232 लेक्चर हैं, 232 लेक्चर हैं और 161 आपके दिन हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, 161 डेज और 232 लेक्चर हैं, तो आपको किसी ना किसी तरीके से 161 आपको इतने डेज में अपना लेक्चर कंप्लीट करना है। एक दिन में 2 लेक्चर लो, आप ले सकते हो, पॉसिबल है, मैंने भी लिए, एक दिन में 6 लेक्चर लिए थे बिकॉज सिलेबस जल्दी, और मेरा एक्जैक्टली 5 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था बिकॉज मैं एक दिन में 6 लेक्चर ले सकते हो आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता होता है, आपको 2x की स्पीड पे लेक्चर लेने होते हैं, तो आराम से एक दिन में 2 लेक्चर ले लो ना। 161 डेज मतलब इससे भी पहले कंप्लीट हो जाएगा, आप आराम से 4 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, सेम केमिस्ट्री और सेम फिजिक्स। या फिर इंपॉर्टेंट वन शॉट अब ये है कि अगर आपको पता है कि मुझे ये चैप्टर आता है,
वन शॉट आपको अगर आता है, आपको पता है मुझे बेसिक्स तो क्लियर है ना, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें भूलना है, तो वन शॉट ले लो, एक दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेम अगर बायो में तो ऐसा रहता है ना कि आप पढ़ चुके हो तो काफ़ी बार, तो बायो की तो वन शॉट ही काफ़ी होती है ड्रॉपर के लिए, क्योंकि आपको बेसिक्स तो क्लियर होते हैं। तो वन शॉट ले लो, बहुत बेहतर, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो ना, क्योंकि अगर आपके पास प्रीवियस पैसे नहीं ले रहे हो, स्टार्ट अभी नए पैसे ले रहे हो, इसमें क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें भी आप अपना कुछ प्लान बना लो कि इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना, क्योंकि आप जो सर पढ़ा रहे हैं वो लो, और आपको पता है ये चैप्टर आता है, मुझे लेक्चर की नीड नहीं, तो उसे वन शॉट ले लो। ऐसे भी आप कंप्लीट आराम से आपका 6 मंथ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ये मतलब इसमें मैंने पूरा बताया कि आपको कैसे सॉल्यूशन निकालना है, प्लानर भी कैसे बनाना है, वो भी बता दिया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि और भी मैं आपके ऐसे डाउट्स क्लियर करूँ और भी कोई क्वेरीज हो नीट रिलेटेड, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।